क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स। तो इस रिपोर्ट के तहत जिससे क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स के तहत इंडिया का रैंक सेकंड है। किसमें? डिजिटल स्किल में। डिजिटल स्किल में इंडिया का रैंक सेकंड है इन द क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स की सब कैटेगरी है डिजिटल स्किल, उसमें सेकंड रैंक है। ओनली बिहाइंड द यूएस और कनाडा और जर्मनी से आगे है इंडिया। मतलब जो फ्यूचर स्किल इंडेक्स के सब कैटेगरी डिजिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक सेकंड है। ये क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है वो ग्लोबली रैंकिंग सिस्टम जो है ये इवोल्यूट करता है कंट्रीज़ की रेडनेस टू द मीट फ्यूचर जॉब मार्केट डिमांड। मतलब जैसे जैसे देखिए समय बीतता जाता है तो मतलब जो है जॉब का मार्केट भी चेंज होता जाता है। आज जो जॉब का मार्केट है, जो जॉब के लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ें जो हैं वो 10-15 साल 20 साल के बाद वो चेंज हो जाती हैं। तो जो फ्यूचर में जो चेंजेस होने वाले हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रेडी हैं कि नहीं, प्रिपेयर्ड हैं कि नहीं, तो उस चीज़ को ये जो है मेजर करने का एक तरीके का ये क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स जो है वो मेजरिंग टूल फ्यूचर के हिसाब से जो है ये तैयार किया जाता है। इसको रिलीज किसके द्वारा किया जाता है? ये क्वेरिल साइमंड्स करके एक थिंक टैंक है लंदन बेस्ड, वो इस रैंकिंग को रिलीज करता है। ये बताता है कि टू मीट फ्यूचर्स जॉब मार्केट डिमांड थ्रू स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब जो है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन क्या चेंजेस हो रहा है फ्यूचर मार्केट के डिमांड के हिसाब से। एम क्या होता है? टू एसेस हाउ कंट्रीज प्रिपेयर देयर वर्कफोर्स फॉर फ्यूचर स्किल लाइक कोडिंग। मतलब ये एक मेजर करता है, एसेस करता है कि क्या देश कोई कंट्रीज प्रिपेयर हैं कि नहीं फ्यूचर के जो जॉब स्किल्स के जो चैलेंजेस होंगे, चाहे जॉब जो आएगा फ्यूचर का, जैसे कोडिंग, साइबर सिक्योरिटीज़, डाटा एनालिसिस, डिजिटल कॉम्पिटेंसीज, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस टाइप के जो जॉब मार्केट आएंगे तो उसके लिए क्या देश प्रिपेयर्ड है फ्यूचर के लिए। फिर की फाइंडिंग क्या है कि इसमें बताया है कि कंट्रीज लाइक यूएसए, यूके, जर्मनी एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा एमंग अदर्स इन टॉप 10 हैव बीन कैटेगराइज्ड एज ए फ्यूचर स्किल पायनियर। मतलब एक तरीके से ये लीडर है फ्यूचर स्किल के लिए, एक तरीके से ये देश लीडर हैं। कौन? यूएसए, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। इंडिया का ओवरऑल रैंक 25th है फ्यूचर स्किल कंटेंडर्स के रूप में। अगर देखा जाए तो इंडिया का रैंक क्या है? 5th है। डिजिटल जो स्किल था उसमें इंडिया का रैंक था सेकेंड, ठीक है। और लेकिन ओवरऑल जो रैंक है इंडिया का 25th है अक्रॉस ऑल इंडिकेटर इंक्लूडिंग द अलाइनमेंट बिटवीन स्किल्स, एम्प्लॉयर्स नीड, एकेडमिक रेडीनेस एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हुआ इंडिया की पोजीशन। देखिए ये जैसे इंडिकेटर क्या क्या है? स्किल फिट, एकेडमिक रेडीनेस, फ्यूचर ऑफ वर्क, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो है 4 इसके पैरामीटर हैं, 4 इंडिकेटर हैं। इसमें ओवरऑल इंडिया का जो स्कोर है 76.6 है और रैंकिंग क्या है? 25th है। नेक्स्ट, अब ये जो है कुछ मिसलेनियस जो है रिपोर्ट तैयार किए गए हैं किसके द्वारा? जस्ट जो है वन लाइनर टाइप का है, हमेशा जो है मतलब कन्फ्यूजिंग रहता है ये। इसको जो है 2 बार 3 बार 4 बार किसी न्यूमेरिक्स मतलब जो किसी ट्रिक से याद कर ले आदमी, चाहे 2-4 बार पेपर में लिख लेता है आदमी तो मतलब याद हो जाता है। तो ये देखिए कि वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट है। वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार किया गया? यूनेस्को के द्वारा। टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटी इन इंडिया, टुवर्ड्स रिजिलियंट एंड प्रॉस्परस सिटीज इंडिया, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, भारत का जो मंत्रालय है वो वर्ल्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप के साथ इस रिपोर्ट को रिलीज किया। स्ट्रेसिंग द अर्जेंट अर्बन क्लाइमेट रिजिलियंस, मतलब जो है अर्बन क्लाइमेट चेंज को लेकर के जो है इंस्टेंट जो है मतलब जो अर्जेंट जो है वर्क करने की एक तरीके से जो है एक तरीके का अल्टीमेटम देता है। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? नीति आयोग लॉन्च्ड इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, इंडिया फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टूल, ठीक है। तो ये किसके द्वारा रिलीज किया गया? नीति आयोग के द्वारा। इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स, इसका कंपोजिट इंडेक्स टू मेजर द इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इकोसिस्टम मैच्योरिटी अक्रॉस द स्टेट्स एंड यूटीज। पर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग एंड प्रमोट्स इंटर स्टेट लर्निंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रांजिशन। स्कोर 0 से 100 तक का है। की इंडिकेटर्स, इसमें 16 इंडिकेटर्स हैं ग्रुप अंडर द 3 की थीमेटिक पिलर्स, द इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्जिंग रेडीनेस एंड इनोवेशन। मतलब इसके 3 इलेक्ट्रिकल इंडिया इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी इंडेक्स जो मोबिलिटी है इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, इसके 3 पिलर हैं। तो एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन, उसका ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पहला चीज़। चार्जिंग पॉइंट हमारे पास रेडी है कि नहीं है, तीसरा और इनोवेशन हो रहा है कि नहीं। मान लीजिए अगर 4 घंटे में चार्ज हो रहा है तो हम क्या 3 घंटे में कर पा रहे हैं कि नहीं, मतलब उससे संबंधित इनोवेशन, बैटरी की लाइफ क्या है नहीं है, तो इससे संबंधित जो है इसका
मतलब जो है की इंडिकेटर्स हैं इसके। फाइंडिंग क्या है कि दिल्ली रैंक हाईएस्ट ओवरऑल फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड चंडीगढ़। तो दिल्ली जो है इस इंडेक्स में नंबर 1 पे है, फिर महाराष्ट्र, फिर चंडीगढ़। चंडीगढ़ लेड एमंग स्मॉल स्टेट्स एंड यूटीज फॉलोड बाई गोवा एंड दिल्ली। और चंडीगढ़ इसमें जो है सबसे मेन मतलब जो है लीडिंग है। छोटे स्टेट और यूटी में चंडीगढ़ का रैंक अच्छा है, मतलब लीड कर रहा है इसमें। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स को भी नीति आयोग इज क्रिएटिंग अ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। तो ये कौन रिलीज करता है इंडिया में? तो नीति आयोग। इट विल इंटीग्रेट पॉलिसीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स एंड अप्रूवल इनटू स्कोर कार्ड टू फास्टर कम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बाई इनेबलिंग कंपेरिजन अमंग द स्टेट। तो एक तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म साथ साथ कम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये दोनों को प्रमोट करता है। और क्या पॉलिसी को इंटीग्रेट करता है ये? इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, अप्रूवल इनटू स्कोर कार्ड टू द, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक को मतलब जो है ये फोकस करके जो है कम्पिटिटिव और साथ साथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है, कंपेरिजन करता है, कंपटीशन को प्रमोट करता है एक तरीके से। Research inspired by European Polar National Community aims to develop resilience in critical minerals supply chain to the Indian Ocean to reduce choke point vulnerability। अगला टॉपिक है हमारा वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स। वुमेन्स एम्पावरमेंट इंडेक्स क्या है? उत्तर प्रदेश जो है उसने इंट्रोड्यूस किया है इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स टू मेन स्ट्रीम डाटा ड्रिवन जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग। तो उत्तर प्रदेश ने डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स तैयार किया गया है, जिससे जो है इस डाटा का यूटिलाइजेशन जो है जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग के लिए किया जाएगा। जेंडर इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग के लिए उत्तर प्रदेश ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये जो है डाटा तैयार किया है। यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। इट एवेल्यूट्स ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट यूजिंग 49 इंडिकेटर्स अक्रॉस 5 सेगमेंट्स। 49 इंडिकेटर हैं और उसके 5 सेगमेंट्स में 49 इंडिकेटर हैं, जिसमें से एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लाइवलीहुड एंड मोबिलिटी एंड सेफ्टी विथ इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो है 5 सेगमेंट्स हैं, उसके अंतर्गत इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव यही है कि इट फंक्शन एज ए गवर्नेंस टूल्स टू रिवील पार्टिसिपेशन गैप्स एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स इनेबलिंग क्रॉस डिपार्टमेंटल करेक्टिव एक्शन। मतलब जो इंस्टीट्यूशनल जो है कुछ जैसे पार्टिसिपेशन गैप हो जाता है, मतलब किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में मेन का पार्टिसिपेशन ज़्यादा है और वुमेन का पार्टिसिपेशन गैप है। तो जो पार्टिसिपेशन गैप है और स्ट्रक्चरल बैरियर जिसको बोलते हैं कि किसी कारण से अगर जो सिस्टम में स्ट्रक्चर में कुछ कमी है उसके चलते वुमेन्स का पार्टिसिपेशन अगर कम हो रहा है तो उसको करेक्ट करने के लिए इस इंडेक्स का यूटिलाइजेशन किया जाएगा। वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024। इस इंडेक्स को चाहे इस डाटा को रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये जो है इसने 26वां एडिशन इसका रिलीज किया है और पब्लिश किया है कि वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2024 सिलेक्टेड इंडिकेटर्स एंड डेटा। क्या डेटा इसने रिलीज किया है? सेक्स रेशियो इंक्रीज फ्रॉम 943 मतलब 2011 की जनगणना में जो सेक्स रेशियो था 943, उसको इसने प्रोजेक्ट किया है कि 2036 में जो है 952 हो जाएगा, मतलब इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। बिटवीन 2014-16 एंड 2018-20 द सेक्स रेशियो इन अर्बन एरियाज वाज 910 सरपास्ड दैट ऑफ द रूरल एरिया 907। मतलब 2014 से लेकर के 2018 के बीच में जो है सेक्स रेशियो जो है वो 910 से लेकर के 907 हो गया अर्बन एरिया में। 910 था अर्बन एरिया में जो कि क्रॉस कर गया रूरल एरिया के 907 के सेक्स रेशियो को, सजेस्टिंग इंक्रीजिंग फीमेल माइग्रेशन एलोंगसाइड अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बनाइजेशन ये इंडिकेट करता है कि अर्बनाइजेशन के साथ साथ जो है जो फीमेल का जो माइग्रेशन है वो भी बढ़ा है। लिटरेसी रेट जो है इम्प्रूव फॉर बोथ जेंडर, मतलब मेल और फीमेल दोनों के लिए जो है लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ा है और वो दोनों क्षेत्र में अर्बन और रूरल क्षेत्र दोनों जगह बढ़ा है, रीचिंग 84.7% फॉर द मेल। मतलब मेल का जो है अगर लिटरेसी रेट 84.7 है तो वहीं 70.3% फीमेल के लिए है इन 2017। केरला है द लोवेस्ट लिटरेसी गैप। जैसे अब देखिए 84 और 70 ये जो 14% का जो गैप आया है जेंडर गैप इन एजुकेशन उसको बोलेंगे वो, मतलब उसको अगर देखा जाए तो केरला हैज़ द लोवेस्ट लिटरेसी गैप बिटवीन द मेन एंड वुमेन एजुकेशन, और जबकि राजस्थान में जो है वो गैप जो है वुमेन और मेन के एजुकेशन में वो हाईएस्ट है।
इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है कि ये मेजर क्या करता है, मोर्टेलिटी रेट इन द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ। मतलब कोई बच्चा अगर आज जन्म लिया है तो आज से लेकर के 1 साल के भीतर 1 ईयर्स, ठीक है, तो इस बीच में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका मेजरमेंट जो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसको बोलते हैं। और इट इज़ कंप्यूटेड बाय द रिलेटिंग द नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर टू 1000 लाइफ बर्थ इन गिवन ईयर। मतलब 1000 बच्चे अगर पैदा हुए, ठीक है, और मान लो 50 बच्चे एक्सपायर हो गए, तो इसका जो रेशियो है वो IMR, उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। MMR क्या बोलते हैं कि सेम जो है रिफर टू द नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड एज ए रिजल्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द प्रेगनेंसी और चाइल्ड बेयरिंग ईच ईयर अमंग 10,000 लाइव बर्थ इन दैट ईयर। मतलब जो है यहाँ पे 1000 का जो रेशियो था, यहाँ वहाँ पे 10,000 का रेशियो, मतलब जो है 10,000 लाइव बर्थ के कंपैरिजन में जो है अगर प्रेगनेंसी से संबंधित किसी डिफ़िकल्टी की वजह से अगर वुमेंस का डेथ हो जाता है तो उसको हम MMR बोलते हैं। अगर 10,000 के रेशियो में 100 वुमेंस का डेथ होता है तो वो इसका MMR का रेशियो हो गया। इन इंडिया द पर्सन एज 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विथ अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज ए लिटरेट। मतलब इंडिया में 7 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति अगर लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी लैंग्वेज में, तो उसको हम क्या मानते हैं, लिटरेट मानते हैं, शिक्षित मानते हैं। तो ये इंडिया में जो है एक लिटरेट का जो है वो हो गया, लिटरेट का एक तरीके से डिफिनेशन। तो लिटरेसी रेट इसी के बिहाफ में मेजर किया जाता है। MMR क्या होता है, IMR क्या होता है, सेक्स रेशियो किस तरीके से घट रहा है, बढ़ रहा है, क्या प्रोजेक्शन है उसका। जो जेंडर गैप है एजुकेशन को लेकर के केरला में सबसे कम है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। एट प्रेजेंट जो है हमारा जो है लिटरेसी रेट मेल को लेकर के 84.7% है, फीमेल को लेकर के 70.3% है। ओवरऑल लगभग 77% के आसपास इंडिया का लिटरेसी रेट आता है। तो ये हुआ हमारा वेरियस जो है इंडेक्स जो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अलग अलग इंस्टीट्यूशन द्वारा रिलीज किए जाते हैं। उसका हमने एक तरीके से डिस्क्रिप्टिव वे में भी और ब्रीफ वे में भी डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक कुछ मिसलेनियस टॉपिक दिया हुआ है, इसको भी हम इसी टॉपिक में देख लेते हैं। ये जो है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जो है ये 2025 में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की एक यूनिट है, डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। ये क्या करेगा कि जो मोबाइल नंबर जो है फ्रॉड से ज़्यादा सेंसिटिव है उनको एक तरीके से मैपिंग करेगा, दैट आइडेंटिफाई मोबाइल नंबर्स एसोसिएटेड विद द फाइनेंशियल फ्रॉड। तो वो जो नंबर मोबाइल नंबर जो फाइनेंशियल फ्रॉड से एसोसिएटेड है उसको जो है क्लासिफिकेशन देगा, रिस्क की कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में उसको बांटा गया है। तो उसको मतलब फ्रॉड की कैटेगरी में मतलब जो है कितना प्रोन है कि वो फ्रॉड हो जाएगा, तो उसकी कैटेगरी में एक तरीके से बांटने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट ने इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो है दो चीज़ें, एक तो साइबर जो सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी और दूसरा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी, इन दोनों का दोनों जो है मिल करके जो है डाटा प्रोवाइड करेंगे। इन दोनों से डाटा लेकर के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है इस नंबर एक कोई पर्टिकुलर नंबर को ट्रेस करके उसके जो भी स्पूरियस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह होंगे तो उससे जो है वो जज करेगा कि ये कितना जो है चांसेस है कि ये फ्रॉड हो जाएगा, तो उसको एक तरीके का रेटिंग चाहे अलर्ट जो जारी करेगा। डाटा कहाँ से लेगा, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल वहाँ से लेगा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम का चक्षु प्लेटफॉर्म वहाँ से लेगा, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ से ये डाटा लेगा। तो बेसिकली जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जो डाटा कलेक्शन इंस्टीट्यूशन से लेगा, कौन डाटा लेगा, किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा डेवलप किया गया है। फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए नंबर की मैपिंग की जाएगी। दूसरा टॉपिक है इसमें अर्बन चैलेंजेस फंड। तो अर्बन चैलेंजेस फंड क्या है कि देखिए अब धीरे धीरे जो है जैसे इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो देश की अर्बन पॉपुलेशन बढ़ते जाता है। अर्बन पॉपुलेशन बढ़ने के प्रोसेस को बोलते हैं अर्बनाइजेशन, मतलब कि मोर पीपल शिफ्टिंग टुवर्ड्स द अर्बन एरिया फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। इसके चलते अर्बन लाइफ में सेटल हो जाते हैं। क्योंकि स्पेस ज़मीन तो बढ़ नहीं रहा है, तो अर्बन सेटलमेंट के चलते जो अर्बन चैलेंजेस हैं उसको मतलब जो है वेयर आउट करने के लिए, कोप करने के लिए अर्बन चैलेंजेस फंड का निर्माण किया गया है। तो ये फ्लैगशिप गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसमें 1 लाख करोड़ जो है वो जो है एम्स टू ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन इंडिया बाय इंकरेजिंग सस्टेनेबल इनोवेटिव अर्बन डेवलपमेंट के लिए जो है 1 लाख करोड़ का जो है एक तरीके से इनिशिएट किया गया कि 1 लाख करोड़ फंड जो है इकट्ठा हो जिससे कि सस्टेनेबल और इनोवेटिव अर्बन डेवलपमेंट हो पाए। अनाउंस किया गया था 2025-26 के बजट में। 3 कोर इसमें जो है थीमेटिक एरिया है। पहला जो है सिटी एज ए ग्रोथ हब,
पहला ये माना गया कि सिटी जो है वो ग्रोथ हब है, मेकिंग सिटीज़ प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंट सेंटर फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी एफिशिएंट सेंटर, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सबसे एफिशिएंट सेंटर किसको माना गया है, सिटी को माना गया है, ग्रोथ हब है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए जो है फंड का यूटिलाइजेशन होगा। दूसरा क्या है, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ द सिटी, मतलब जो है एड्रेसिंग इश्यूज लाइक कंजेशन। अब जैसे ओल्ड जो सिटी है वो ऑलरेडी ओवर पॉपुलेटेड है, तो उनके कंजेशन को कम करना बाई रिफर्बिशिंग एंड रीडेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग अर्बन एरिया। तो अर्बन मतलब रिफर्बिश्ड करना, चाहे रीडेवलप करना अर्बन एरिया के जो एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको डेवलप करने के लिए जो है क्रिएटिव रीडेवलपमेंट सिटीज़, ये भी है। तीसरा है वाटर एंड सैनिटेशन, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबसे ज़्यादा बर्डन तो वाटर और सैनिटेशन पे ही आता है, उसके लोकल और रोड सड़क बिजली ये सब पे तो जो बर्डन आता ही है, लेकिन वाटर एंड सैनिटेशन भी एक मेजर जो है पॉइंट होता है इसमें। तो उसको जो है सबसे ज़्यादा मॉडर्नाइजिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो अर्बन चैलेंज फंड से संबंधित जो है 1 लाख करोड़ रुपया जो है एक तरीके जो है एक मतलब इकट्ठा करना है, फ्लेक्सी प्रोग्राम है, वो 1 लाख करोड़ का जो है बेसिकली यूज सिटी एज ए ग्रोथ हब मान करके जो है उसकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, रिफर्बिश रीडेवलपमेंट कंजेशन वगैरह को कम करने के लिए, और वाटर सैनिटेशन से संबंधित जो है वो चैलेंजेस को करने के लिए। और ये क्या है, इट विल फाइनेंस अप टू द 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ बैंकेबल प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब बैंक देने वाले जो है, मतलब बैंक जो फाइनेंस करने वाले प्रोजेक्ट हैं उस प्रोजेक्ट को जो है वो 25% को जो है तरीके से फाइनेंस करेगा, विथ कंडीशन दैट एटलीस्ट 50% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट कुड कम फ्रॉम द बॉन्ड्स, बैंक लोन्स एंड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब इस फंड से जो है 25% ही मिलेगा, वो भी कंडीशन तब है कि जो 50% जो फंडिंग है उस प्रोजेक्ट का वो कहाँ से आएगा, बॉन्ड मार्केट से आएगा, बैंक के लोन से आएगा, और मतलब जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से आएगा। तीसरा टॉपिक है इसमें कि इंडियाज़ अर्बन डेफिनेशन। जैसे अब कोई शहरी क्षेत्र है तो हम किस मतलब जो है क्या ऐसा क्राइटेरिया है कि हम उसको शहरी क्षेत्र मान लें, अर्बन मान लें। कंटेक्स्ट क्या है कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो है जो मतलब सेंसस को लुक आफ्टर करते हैं, तो उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया हैज़ प्रपोज टू कीपिंग डेफिनेशन ऑफ अर्बन एरियाज अनचेंज्ड इन 2027 सेंसस। मतलब 2011 में जो सेंसस हुआ और जो जिस परिभाषा के तहत अर्बन एरिया का जो है सेंसस हुआ, सेम उसी डेफिनेशन को जो है 2027 में भी कंटिन्यू करने की बात रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है। इन इंडिया अर्बन एरियाज आर डिफाइंड बाय द सेंसस ऑफ इंडिया इन 2 वेज। मतलब सेंसस के समय जो अर्बन एरिया है वो 2 वे में डिसाइड होते हैं। पहला थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन, मतलब एक तो स्टैट्यूटरी टाउन जिसको बोलते हैं वो प्रशासनिक नोटिफिकेशन के आधार पर दिया जाता है, और दूसरा जो है बाय मीटिंग स्पेसिफिक डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक क्राइटेरिया। एक जो है राज्य सरकारें, स्टेट गवर्नमेंट जो है स्टैट्यूटरी बैकिंग के थ्रू जो है किसी प्लेस को अर्बन एरिया डिक्लेयर करता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी टाउन। मतलब स्टैट्यूटरी का वही मतलब हुआ कि कानूनी प्रक्रिया, प्रशासनिक प्रक्रिया, सरकारी प्रक्रिया के तहत इसको शहर के रूप में डिफाइन किया गया है। ऑफिशियली डिजाइंड एज ए अर्बन एरिया बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड मैनेज्ड बाय द अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ में मेजरली क्या है, एक तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल और नगर पंचायत। अब मैं इसको हिंदी में बताऊँ तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मतलब नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, 3 जो है मेन अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं, और इसको जो है नोटिफाई करता है स्टेट गवर्नमेंट थ्रू द स्टैट्यूटरी बैकिंग। दूसरा एक डेफिनेशन है सेंसस टाउन। तो सेंसस टाउन को जो है डिफाइन करने का ये है कि ये तो क्या होता है कि डेमोग्राफिक और डेमोग्राफिक डाटा और जियोग्राफिकल डाटा दोनों को जो है क्लब करके जो है इस डेफिनेशन को तैयार किया जाता है। इसके अनुसार जो है किसी क्षेत्र की जनसंख्या अगर 5000 से ज़्यादा है, 5000 या उससे ज़्यादा है, पहला चीज़ सेंसस के हिसाब से 5000 से ज़्यादा है। दूसरा पॉपुलेशन डेंसिटी, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में अगर 400 से ज़्यादा व्यक्ति रहते हैं और उस एरिया का जनसंख्या 5000 है, और वहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं, मतलब अगर 5000 लोग हैं तो 75% आदमी, 75% जो मेल वर्क फोर्स है वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में शामिल हो, या अपनी जीविका का जो साधन है वो नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर से इकट्ठा करता होगा, जुटाता होगा। तो वैसे एरियाज़ को हम जो है सेंसस टाउन बोलते हैं। और दीज आर एडमिनिस्ट्रेड एज ए विलेज बट एग्जिबिट अर्बन फीचर्स। मतलब है उसको अर्बन हम मतलब जो है विलेज के रूप में जो है एडमिनिस्ट्रेड होता है, लेकिन जो है अर्बन फीचर जो है वो अर्बन फीचर का जो है पूरा फीचर जो है रिप्रेजेंट करता है।
इंडिया का एट प्रेजेंट 2011 की जनगणना के हिसाब से जो है 31% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वाज क्लासिफाइड एज ए अर्बन। मतलब जो है 2011 की जनगणना के हिसाब से देश की जो है 31% आबादी जो है वो शहरी क्षेत्रों में रहती है। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक दिए हुए हैं छोटे छोटे, मतलब वन लाइनर के हिसाब से, उसको भी हम देख लेते हैं। ये है टाइम यूज सर्वे, जिसका हमने डिस्कशन भी किया था। ये जो NSO के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, और फर्स्ट टाइम कंडक्टेड किया था 2019 में। क्या करता है, ये मेजर करता है ये टाइम स्पेंड बाय मेन एंड वुमेन ऑन पेड एंड अनपेड एक्टिविटीज़ अक्रॉस वेरियस सेक्टर, ठीक है। तो मेन और वुमेन के द्वारा पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ को जो है मेजर करता है ये। दूसरा क्या है, डिजिटल 3/8 रिपोर्ट 2024। तो सर्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है सर्ट फाइनेंस SISA, ये क्या है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी फर्म है, स्पेशलाइज्ड इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड साइबर डिफेंस। ये मिल करके रिलीज करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल 3/8 रिपोर्ट 2024। इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल 3/8 रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा तैयार किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सीसा जो है ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड की, ग्लोबल की, वो दोनों के द्वारा मिल करके तैयार किया गया। कवर क्या किया गया है इसमें, इंडियाज़ बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर के जो है जो डिजिटल 3/8 है उसके डाटा को तैयार किया गया है। केरला एक्सट्रीम पॉवर्टी इराडिकेशन, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है कि ये जो फर्स्ट स्टेट हुआ जो कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को इराडिकेट किया है। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या डिफाइन किया है, एक्सट्रीम पॉवर्टी किसे कहते हैं, परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से जो है क्या क्या, मतलब $3 पर डे की कमाई के आधार पे जो है एक्सट्रीम पॉवर्टी को हम मेजर करते हैं। तो केरला फर्स्ट स्टेट जो बन गया है एक्सट्रीम पॉवर्टी को इराडिकेट करने वाला स्टेट। तो इसको भी हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया है। कुछ टर्म्स जो है न्यूज़ में रहते हैं, जैसे न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं तो आता है, तो उसको भी एक थोड़ा सा जो है लुक आफ्टर कर लेते हैं। एक प्राइम बारोवर, ये क्या होता है, इज समवन हु इज़ कंसिडर एज ए बिलो एवरेज क्रेडिट रिस्क। बिलो एवरेज क्रेडिट रिस्क मतलब जो प्राइम बारोवर वो होता है कि जिसके क्रेडिट रिस्क जो है वो बहुत कम होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ बारोवर इज कंसिडर एज लाइकली टू मेक लोन रिपेमेंट ऑन टाइम एंड रिपे द लोन इन फुल। मतलब ऐसे बारोवर जो प्राइम बारोवर्स होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो लोन है वो लोन का रिपेमेंट टाइमली और फुल्ली जो है वो सब मतलब कर देने में कैपेबल है। और वैसे बारोवर जो मतलब जिनका क्रेडिट रिस्क ज़्यादा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब प्राइम बारोवर। वैसे बारोवर जिसके लोन देने में जो है वो रिस्क होता है, जो क्रेडिट वर्थनेस जो है जिसकी कम होती है, उसको हम तो बोलते हैं सब प्राइम बारोवर। और प्राइम बारोवर जो लोन देने में टाइमली फुल्ली पेमेंट करने में सक्षम हो। एडाप्टिव एग्रीकल्चर, ये क्या है कि अ फार्मिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन बिल्डिंग रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टू एड्रेस क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। मतलब जो है ये जो है ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस जो फोकस करता है कि बिल्डिंग रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी टू एड्रेस क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल चैलेंज। मतलब फार्म एग्रीकल्चर की वो प्रैक्टिस जो फ्यूचर में जो क्लाइमेट और एनवायरमेंटल का एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला है उस चैलेंज को जो है वेयर आउट कर ले। इट इनकॉर्पोरेट्स डाइवर्स स्ट्रेटेजी सच एज कंजर्वेशनल टिलेज, ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड एनवायरमेंटल स्टीवार्डशिप। मतलब जो है मतलब ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस जो फ्यूचर के जो चैलेंजेस है उसको जो है उसके अगेंस्ट में जो है अडाप्ट कर ले, जिसमें कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जीरो टिलेज, कंजर्वेटिव टिलेज, जो भी हम इसको जो है मतलब ऐसे फार्मिंग को हम एग्रीकल्चर एडाप्टिव एग्रीकल्चर बोलेंगे। और इसमें अगला पॉइंट है एक्टिव मोबिलिटी। ये इट रिफर्स टू मोड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यूज ह्यूमन पावर इंस्टेड ऑफ मोटराइज्ड फॉर्म। एक्टिव मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स वॉकिंग, साइकिलिंग, skateboarding and other non-motorized modes used for travel and non-recreational activity। मतलब एक्टिव मोबिलिटी मतलब जो है स्वतः अपने खुद के मेहनत से जो है मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा, ह्यूमन पावर से जो मूवमेंट होगा उसको हम एक्टिव मोबिलिटी बोलेंगे। और अगला पॉइंट है रिवर्स फ्लिपिंग। इट इज़ ए प्रोसेस बाई विच अ स्टार्टअप रिलोकेट इट्स लीगल डोमिसाइल, operations and ownership from foreign jurisdiction back to its country of origin, reversing an earlier outward shift। फ्लिपिंग, फ्लिपिंग का मतलब जैसे होता है कि मान लीजिए कोई इंडिया की कंपनी है, ठीक है, वो किसी फॉरेन कंट्री में जा कर के मतलब इंडियन ओरिजिन कंपनी है और विदेश में जा कर के एक तरीके से अपने ओरिजिन को दिखा रही है,
चाहे अपने फर्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो फॉरेन कंट्री में कर करके बिजनेस इंडिया में ही कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते थे, फ्लिपिंग। ठीक है, लेकिन अगर वो कंपनी दोबारा से, जिसे इंडिया से निकल करके वो बाहर किसी दूसरे देश में, सिंगापुर में, मॉरिशस में रजिस्ट्रेशन करके बिजनेस कर रही थी, फिर दोबारा जो है सिंगापुर चाहे मॉरिशस से आकर के इंडिया में फिर से रजिस्ट्रेशन करके जो है अपना नॉर्मल बिजनेस चालू कर दी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स फ्लिपिंग। मतलब स्टार्टअप जो है रिलोकेट इट्स लीगल डोमिसाइल, मतलब पहले जो है इंडिया से लीगल डोमिसाइल जो है दूसरे कंट्री में शिफ्ट हुआ, उसको हम फ्लिपिंग बोले। जब जहाँ दूसरे जगह से जो है जहाँ लीगल डोमिसाइल था उससे शिफ्ट होकर के बैक इंडिया में आ गया, तो हम उसको बोलेंगे रिवर्स फ्लिपिंग। क्योंकि देखिए हम ये जो टर्म्स डिस्कशन कर रहे हैं ना, ये टर्म्स वाइज भी जो है क्वेश्चन से यूपीएससी में आ जाते हैं, और नहीं भी आते हैं तो ये जो है मेंस आंसर राइटिंग में भी जो है हमारे आंसर को जो है ये मतलब जो है एक वेटेज देते हैं, एक्स्ट्रा वेटेज देते हैं। सर्विसिफिकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसिफिकेशन इन मैन्युफैक्चरिंग इज द इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन ऑफ सर्विसेज विद इन द ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मतलब जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो है जो सर्विस वाले जो सेक्टर्स होते हैं, सर्विस वाला जो प्रोसेस होता है उसको इंटीग्रेट करने को हम क्या बोलेंगे, सर्विसिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, वेयर द फर्म्स ऑफर वैल्यू एडेड सर्विसेज सच एज मेंटेनेंस, कंसल्टेशन, कस्टमाइजेशन, डिजिटल सॉल्यूशन अलॉन्ग विद द फिजिकल प्रोडक्ट। मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जनरली क्या फिजिकल प्रोडक्ट बनता है, तो फिजिकल प्रोडक्ट के साथ साथ अगर हम डिजिटल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करने लगे, कस्टमाइजेशन सर्विस भी प्रोवाइड करने लगे, तो उसको हम बोलेंगे सर्विसिफिकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, ये क्या है, आर ऑफशोर सर्विस हब प्रोवाइडिंग IT, फाइनेंस एंड एनालिटिकल सर्विस टू द मल्टीनेशनल फर्म्स, enabling cost efficient operation. They operate within the internal ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लोबल कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या है कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर एक तरीके से जो है ऑफशोर सर्विस प्रोवाइड करता है, मतलब एक देश से में है लेकिन दूसरे देश में जाकर के IT सर्विस, फाइनेंशियल सर्विस, एनालिटिकल सर्विस जो है वो प्रोवाइड करता है, तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। सेंटर का ही मतलब किसी एक जगह पे ऑर्गेनाइज होकर के बाहर भी सर्विस ये प्रोवाइड करता है। अगला पॉइंट है हमारा AI बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरी सिस्टम, जिसको बोलते हैं दृष्टि बाई इंडियन रेलवे। तो दृष्टि क्या है इंडियन रेलवे के कंटेक्स्ट में क्या है कि डेवलप बाय NFR, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे, मालीगांव जो है गुवाहाटी में इसका हेडक्वार्टर है, जोनल हेडक्वार्टर, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे एंड IIT गुवाहाटी टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू आइडेंटिफाई अनलॉक्ड और टेम्पर्ड डोर्स ऑन मूविंग फ्रेट वैगन, देयर बाई रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल फ्रेट मैनेजमेंट। तो ये क्या है कि जो है अनलॉक्ड और टेम्पर्ड डोर जो होता है मूविंग ट्रेन, जो फ्रेट ट्रेन वैगन वगैरह जो होते हैं उसके जो टेम्पर्ड डोर होते हैं, टेम्पर्ड मतलब जो है डोर मतलब प्रॉपरली फिट ना हुआ हो, बंद ना हुआ हो, लॉक ना हुआ हो, अनलॉक कंडीशन में हो, तो ऐसे मतलब जो है चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर बाई रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल फ्रेट मैनेजमेंट, मतलब उससे संबंधित कुछ जो है मतलब उसका अलर्ट जारी करेगा कि डोर प्रॉपर क्लोज नहीं है, जिससे ह्यूमन एरर का जो है चांसेस कम हो जाएगा, उसको करेक्शन का एक मौका मिल जाएगा, अलर्ट जारी करेगा। तो ये है AI बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरी सिस्टम। ठीक है, इस कारण से अगर लॉक नहीं है तो वो अलर्ट जारी करेगा, तो जाके आदमी उसको बंद कर देगा। तो ये AI बेस्ड लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम जो है इंडियन रेलवे का क्या है, दृष्टि इसको बोलेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमारा जो है इकोनॉमिक्स करंट अफेयर 2025 का डिस्कशन पूरा एक सिस्टमेटिकली जो है हमने जो है डिस्कशन कंप्लीट कर लिया। एक तरीके से प्रीलिम्स 365 भी इसको बोलते हैं, मतलब PMFIS के द्वारा ये रिलीज़ किया गया था, जिसको हमने पूरा जो है थॉरली जो है डिस्कशन किया। ये पूरा ओवरऑल डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ और इसमें मतलब जो है रिक्वायरमेंट है आपको कि और मैं क्या एक्सप्लेन कर दूं, क्या इंप्रूवमेंट करूं, क्या ऐड करूं इसमें, तो आप ज़रूर कमेंट में मेरे को बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।